Unacademy. Let's crack it. सिविल सर्विसेज एक सरकारी एग्जाम और एक सरकारी एग्जाम की तैयारी सरकारी तरीके से होती है. A government exam has to be prepared in a governmental way. और एक सरकारी एग्जाम के सिर्फ दो ही सच है, सिर्फ दो ही सच. एक, आपका सिलेबस क्या है, और दूसरा आपके PYQs क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसके अलावा सब कुछ झूठ है. इसके अलावा कुछ भी पूरी तरह भरोसे लायक नहीं. ना आपकी किताबें, ना आपकी टीचर, ना कुछ और. अगर ये कुछ भी टॉपिक, कोई भी एरिया, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस और PYQ पे खरा नहीं उतरता तो वो टॉपिक आपके लायक नहीं है. अब सिलेबस का क्या मतलब होता है? सिलेबस के दो मतलब होते हैं. पहला, सिलेबस में क्या है, और दूसरा, सिलेबस में क्या नहीं है. ये बहुत ध्यान से समझना. कई बार क्या होता है, इसमें कुछ नहीं भी होते हुए भी होता है. एक एग्जांपल देता हूँ. आपके पॉलिटी के मेंस के सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स कहीं नहीं लिखा हुआ है. क्या इसका मतलब मेंस में फंडामेंटल राइट्स नहीं पूछते? बिल्कुल पूछते हैं. तो कैसे पूछते हैं? आपके मेंस में एक सिलेबस का टॉपिक है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस. तो उसकी आड़ में फंडामेंटल राइट्स पूछते हैं. समझ में आया? क्लियर? सिमिलरली आपके पॉलिटी के मेंस के सिलेबस में सिटीजनशिप मेंशन नहीं है, और आज तक मेंस में 10 साल हो गए पैटर्न बदले हुए, एक भी सवाल सिटीजनशिप से मेंस में नहीं आया. ठीक है, हम तैयारी उतनी ही करके जाएंगे जो हमें एग्जाम से एक्सपेक्टेशन. क्लियर? तो सिलेबस के दो मतलब होते हैं. पहला, सिलेबस में क्या है. दूसरा, सिलेबस में क्या नहीं है, और क्या नहीं होते हुए भी है. जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप अपनी तैयारी शुरू नहीं कर सकते. पहली बात, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए. आपके स्टडी टेबल के सामने आपके सिलेबस की एक कॉपी पेस्टेड होनी चाहिए. उसको तब तक देखते रहिए जब तक आप सिलेबस के हर शब्द से वाकिफ नहीं हो जाते. मैं आपको सिलेबस का रट्टा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जुडिशरी से रिलेटेड मेन सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, तो आपको उसके सवाल का जवाब आना चाहिए. ठीक है? अब आपका एक बहुत बेसिक सवाल होता है कि भाई सिलेबस पढ़े तो पढ़े. आपको कुछ नहीं करना है. आपको गूगल पे जाना है और लिखना है CSE 2023 नोटिफिकेशन. एक PDF फाइल खुलेगी आपके पहले ही लिंक में, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस होगा. वो ऑफिशियल सिलेबस आपका सिलेबस है. आप किसी भी वेबसाइट से, इधर उधर से कोई भी सेकंड सोर्स ऑफ सिलेबस नहीं देखेंगे. आप ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल गवर्नमेंट PDF से देखेंगे. क्या ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? पक्का? गुड. दूसरा, सिलेबस तो अनंत है. देयर इज नो एंड टू इट. सिलेबस इज एंडलेस. अगर मैं कहूं कि भाई सिलेबस में लिखा है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, कोई अंत ही नहीं है. तो सिलेबस में एक लगाम लगाती है
आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव यू व्हाट इज कॉल्ड अ मेथड टू द मैडनेस। इट ब्रिंग्स यू व्हाट इज कॉल्ड एन ऑर्डर। ठीक है। अब PYQs मतलब आप मेरे साथ जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, 10 साल के PYQ बहुत है। मतलब आप 2024 में ज्यादातर लोग एग्जाम लिखेंगे, तो 2023 से लेके 2013 से लेके 2023 तक ये आपका सिलेबस का PYQ ब्रैकेट है। इससे पहले के PYQs करने की कोई जरूरत नहीं, इतना कर लेंगे बहुत है, क्योंकि ये 10 साल 5-5 साल के पीरियड में डिवाइड होता है। तो आपको यहाँ एक पैटर्न दिखेगा, यहाँ एक पैटर्न दिखेगा, और PYQs से आपको 2 सवालों के जवाब मिलने चाहिए। पहला सवाल, क्या पूछा था, किस तरह से पूछा था, कितने डेप्थ में पूछा था, कैसे पूछा था, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्यों पूछा था। अगर ये क्यों पता है तो आप एक पैटर्न बना लेंगे, और अब 2024 के लिए आपको पहले से ही पता होगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या था, मुझे 1 साल तक किन तरह के न्यूज को फोकस करना था। ये समझ में आया? क्लियर और नॉट? ठीक है, वेरी गुड। अब बिना एग्जाम्पल के तो दुनिया में कुछ समझ में आता नहीं है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैं भी पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए, लेकिन समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपके मेंस के सिलेबस में एक शब्द लिखा है, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को या भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को आप बाकी देशों से कंपेयर करिए, बस इतना लिखा है। अगर मैं इसको प्रिपेयर करने जाऊं तो दुनिया में तो 200 कंट्रीज हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा, और कितने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मुझे PYQ देखना पड़ता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2013 से लेके 2017 तक एक भी सवाल नहीं आया यहां से, लेकिन 2018 से एक भी साल नहीं बीता है कि ये सवाल नहीं आया है। इसका मतलब अब से लेके अब तक हमें प्रिपेयर करके जाना है कि हाँ भाई सवाल आ सकता है। क्लियर? क्योंकि रिसेंटली आ रहा है। अब समझिए कि भाई क्यों आ रहा है सवाल। सामने देखिएगा, बहुत क्लियरली देखिएगा। 2018 में पूछा, इंडिया एंड द US आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द सिस्टम्स आर बेस्ड। US और इंडिया दुनिया की दो बहुत बड़े गणतंत्र हैं, बहुत बड़े डेमोक्रेसीज हैं। ये किन चीजों पे बेस्ड है? तो मतलब ये जो सवाल था, ये आपको थोड़ा सा भारी शब्द लगेगा, परेशान मत होइए। ये सवाल था प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, जहां US प्रेसिडेंशियल है, इंडिया पार्लियामेंट्री है। लेकिन भाई ये पूछा क्यों? ऐसा क्या हो गया पिछले साल भर में? 2017 में इंडिया में नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, कोविंद साहब हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1 साल की करंट अफेयर साइकिल होती है, फिट हो गया मामला मेंस के 1 साल पहले, तो भाई हमने ट्रैक कर लिया। क्लियर ऑन दिस? और साथ साथ में US में भी प्रेसिडेंशियल चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था 2018 में, तो इसलिए करेक्ट।
सो इंडिया और यूएस दोनों के प्रेसिडेंशियल पोस्ट्स में चेंज था, इसलिए 2018 में ये सवाल पूछा। करेक्ट, बिल्कुल, बाइडेन से पहले ट्रम्प, उसी टाइम पे 2019। अब ये सवाल सोच के लोग परेशान हो गए कि अब कहाँ कौन सा रैंडम कंट्री पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ रैंडम नहीं है। What can France learn from India's constitution's approach to secularism? हमारी सेक्युलरिज्म को देखने के तरीके से फ्रांस क्या सीख सकती है? एक तो पहले देखो कि हम कितने, कि हमारा सेक्युलरिज्म कितना बढ़िया है। लेकिन ये क्यों पूछा? 2019 में ऐसा क्या हुआ? दो बातें। पहला, फ्रांस के एक कैथेड्रल जिसका नाम नोत्र दाम है, वहां पे आग दी गई कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स ने। दूसरा, आप शायद जानते होंगे कि फ्रांस में काफी समय से हिजाब और बुर्का को लेके काफी इशू रहा है, जहां पे हिजाब बैन कर दिया गया था। तो 2019 में जो हिजाब बैन किया गया था, वो उस कानून पे एक और अमेंडमेंट है, एक और नया कानून आता है। वो कानून ये होता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रही है या अपने बच्चे के साथ किसी स्कूल ट्रिप पे जा रही है, तब भी वो माँ हिजाब नहीं पहन सकती। तो ये दोनों चीजें 2019 में हुई, और इसीलिए 2019 में यूपीएससी मेंस ने आपसे पूछा कि भाई बात तो बताओ, इंडिया और फ्रांस के सेक्युलरिज्म में क्या रिलेशन है, वो हमसे क्या सीख सकते हैं, हम उन्हें क्या सिखा सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? अंडरस्टूड? गुड। 2020, अब ये क्वेश्चन देखिएगा जरा। The judicial system in India and the UK seem to be converging as well as diverging in recent times. मतलब हाल ही के समय में जो यूके के कोर्ट्स हैं, इंग्लैंड के कोर्ट्स हैं, और जो इंडिया के कोर्ट्स हैं, वो कई मामलों में एक जैसे हैं और कई मामलों में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो भाई इतना हाईलाइट कर दो कि किन मामलों में अलग हैं और किन मामलों में एक जैसे हैं। हाईलाइट the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. इसका मतलब 2019 में और 20 में थोड़ा फर्क है। 2018 में आपसे यूएस पूछा, 2019 में आपसे फ्रांस पूछा, 2020 में आपसे यूके पूछा। फ्रांस आपको सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, यूएस आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम पे पूछा, और यूके आपको जुडिशरी के नाम पे पूछा। लेकिन क्यों पूछा? ऐसा क्या हुआ? क्या जरूरत थी? बेसिकली सीधी बात मैं आपको बताऊं तो ये ब्रेक्सिट का टाइम था, ठीक है। ब्रेक्सिट के टाइम पर यूके का गरम था। अब यूके के पार्लियामेंट में काफी हाहाकार मचा हुआ था, सरकार पे लोग सवाल उठा रहे थे, ठीक। तो यूके में जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वहां उस टाइम पे रानी हुआ करती थी, अब उनका देहांत हो गया, शी इज पास्ड अवे। नाउ वी अगेन हैव अ किंग ऑफ इंग्लैंड। तो उनके थ्रू जो यूके की गवर्नमेंट के लीडर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने पार्लियामेंट प्रोरोग कर दी। कि प्रोरोग का मतलब ये जो सेशन है, ऑटम सेशन, विंटर सेशन टाइप, वो बंद कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पार्लियामेंट बंद करी थी,
इसे दोबारा चालू करवा दें। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीजर पर डिसाइड कर ले कि कौन सा प्रोसीजर सही है या गलत। ये तो भाई डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, ये थोड़ी बातें भारी लग रही होगी आपको, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसी भी देश में ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर एग्जीक्यूटर डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटर मिनिस्टर, डिस्ट्रॉयर जुडिशरी, ठीक है, तीनों त्रिदेव हैं, तीनों के पास इक्वल पावर है। तो भाई जुडिशरी ने ये लाइन कैसे क्रॉस कर दी, बहुत बड़ा इशू बना। इसीलिए 2020 में पूछा कि ये तो बताओ इंडिया और यूके की जुडिशरी में सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि ये मत भूलो हम पर यूके के 200 साल से ज्यादा के राज का इतिहास है। हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम्स अंग्रेज हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट होने से पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था। तो जाहिर सा सवाल बनता है, ऑब्वियस सा सवाल बनता है। ठीक है, फिर देखिए 2021, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएस एंड इंडिया। मतलब अब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। 2021 दौर था ब्लैक लाइव्स मैटर के मूवमेंट का। मतलब यूएस में सदियों से, दशकों से जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहा है बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, उसको लेके एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, बिकॉज कुछ चीजें हुई थी यूके यूएस में 2021 में। और इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ हम पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करते हैं, वैसे ही यूएस भी कुछ करता था। अगर आप थोड़ा बहुत अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा, हालांकि रिसेंटली यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन एक तरह का कॉलेज में, बंद कर दिया है। ठीक है, तो सवाल यहां से बन के आया था, बस और कुछ नहीं। इसीलिए इंडिया और यूएस के इक्वालिटी प्रोविजंस समझना है। ठीक है, क्योंकि ये उस साल न्यूज में था, मेंस के 6-8 महीने पहले। कोई 1-1.5 साल 2 साल पहले का कुछ नहीं ड्रामा है ये, मेंस के 6-8 महीने पहले। और पिछले साल तो फिर मतलब 2021 फिर से यूएस पूछा, लेकिन इक्वालिटी पूछा। और फिर 2022 में critically examine the procedures through which the presidents of India and France are elected. अब इंडिया और फ्रांस का प्रेसिडेंशियल कंपैरिजन क्यों करना पड़ गया भाई? क्योंकि 2022 में हम दोनों को नया प्रेसिडेंट मिला था, इसीलिए। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मुझे 2024 मेंस के लिए तैयारी करनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो मेजर कंट्रीज देखनी है। यूएस देखना है, यूके देखना है, फ्रांस देखना है, करेक्ट, मैक्सिमम। और मुझे ये देखना है कि यहाँ कोई मेजर जजमेंट, कोई मेजर मूवमेंट, कोई मेजर पॉलिटिकल प्रोसेस हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो एग्जाम में नहीं आएगा, हुई है तो आएगा। अब समझ में आया सिलेबस और पीवाईक्यू की ताकत। गुड, पढ़ाई ऐसे करी जाती है, एग्जाम की तैयारी ऐसे करी जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? पक्का? गुड। तो इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे हैं, ये आपका सिलेबस है, और यहां से सिलेबस के रास्ते में
पीवाईक्यू को देखते हुए चलेंगे। आपकी यूपीएससी की दुनिया इतनी है। I will make sure that you fall in love with the subjects. I will make sure कि पेपर 2 और रिलेटेड एरिया से ज्यादा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड प्यार होगा, ये एक कंट्रोल्ड अफेक्शन होगा। ना आप बहेंगे ना मैं बहूंगा। सख्त रहना है, पिघलना नहीं। हमारी कहानी सिलेबस पे शुरू होती है और सिलेबस पे खत्म होती है। अब इसकी आड़ में मुझे आपको जो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है, बस सिलेबस और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक। तो अगर अब ये क्लियर हो गया तो फिर जरा सिलेबस देख लेते हैं। आपका प्रीलिम्स का सिलेबस लिखते नहीं लिखते एक ही बात थी, लेकिन कुछ भी तब भी कुछ भी सिखा के गया है। ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रीलिम्स सिलेबस की हेडिंग है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका मतलब पॉलिटी और गवर्नेंस प्रीलिम्स में उन्होंने साथ ही जोड़ दिया है, और इसका एक रीजन भी है। फिर इसमें इन्होंने 5 चीजें लिखी हैं: कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इश्यूज। पॉलिटी का मतलब पूरे के पूरे देश का लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। उस लीगल फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से बड़ा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड ऑफ द डे इज अ लॉ, एक कानून है। वो कानून हमारे देश पे लागू होता है। ये समझ में आया? इसलिए आपका सिलेबस कहलाता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी इज द स्टडी ऑफ द फ्रेमवर्क of India. This is your legal framework, your institutional framework, your policy framework. और इसके बहुत हिस्से। The most important component of this is the Constitution of India. ठीक है? ये तो अगर इस सिलेबस को देखें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया, पंचायती राज हमारे इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया, पब्लिक पॉलिसी हमारे गवर्नेंस का पार्ट हो गया, और राइट्स इश्यूज हमारे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट हो गया। इसलिए ये सिलेबस ऐसे लिखा हुआ है। और ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आईआर आ जाता है। इसके अलावा तो कहीं आईआर कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसलिए हमें पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे प्रीलिम्स के, ताकि हम समझ सकें कि भाई आईआर में पूछते क्या है। ठीक है? और ये करंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब करंट अफेयर्स प्लस रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आया समझ में? ये क्लियर? लेकिन एक चीज तो समझ गए कि मैं अपनी तैयारी प्रीलिम्स के सिलेबस को बेस बना के तो नहीं कर सकता। ना इसका सर है ना इसका पैर है, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से उसके बाद जाके कनेक्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं। यस? तो प्रीलिम्स के सिलेबस को मुझे शायद मेंस के सिलेबस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मुझे बेस अपना मेंस का सिलेबस बनाना पड़ेगा। ठीक है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी इकोनॉमी की क्लासेस शुरू हो गई, मृणाल सर ने पढ़ा दिया है। इकोनॉमी में प्री और अलग हो सकता है, पॉलिटी में नहीं हो सकता।
क्योंकि वही टॉपिक प्री में है और वही टॉपिक मेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर प्री में है और सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स मेंस में है, मैं अलग करके कैसे पढ़ा दूं? ये तो इनएफिशिएंट है। इकोनॉमी में हो सकता है, पॉलिटी में नहीं। ये समझ में आया? इसलिए मैं कभी भी अलग कोर्सेज नहीं चलाता कॉम्प्रिहेंसिवली। क्रैश कोर्सेज पॉलिटी और मींस के मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ, लेकिन वो क्रैश कोर्सेज ऑफ कोर्स हमेशा पेपर 2 का साथ होता है। तो भाई ये क्लियर हो गया कि प्री के सिलेबस पे तो ना हो पाएगा जी, कोई बात नहीं। जरा मींस का सिलेबस देख ले मींस का सिलेबस। प्री को बेस बना के हम अपना सिलेबस आगे नहीं चला सकते। तो एक काम करते हैं, मेंस के लिए ही मैं थोड़ा लक अब आजमा लेते हैं कि क्या पता मेंस में कुछ बात बन जाए, हमको कुछ रहा मेंस के सिलेबस से मिल जाए। बहुत ध्यान से देखिए, आपका एग्जैक्ट मेंस का सिलेबस ये है। जीएस पेपर 2 में इस ऑर्डर में लिखा है: गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर। और लाइन से इन्होंने 20 पॉइंट लिख के छोड़ दिए कि अब तुम समझो, तुम्हारी जान तुम्हारी आफत। क्या ये इन्होंने एक सही ढंग से लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन समझ लेते हैं क्या लिखा है, बिकॉज इसके बाद हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। तो एक बार मेरे साथ ये मेंस का सिलेबस लाइन बाय लाइन देख लो और समझो कि दिक्कतें कहां पे हैं। पहली लाइन लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा ही, और सब कुछ यहीं चिपका दिया है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो बचा क्या? एवरीथिंग इज अ सिग्निफिकेंट प्रोविजन। तो बचा क्या? मतलब मैं शुरुआत में ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कच्चा चिट्ठा पहले ही बता दूं, बिना पढ़ाए हुए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन समझे मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे यहाँ सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा पावर है। अरे पहले देख तो लो पावर ज्यादा कैसे है, देख तो लो कि कैसे सेंटर स्टेट के ऊपर कई बार हावी पड़ जाती है। उसके बाद कंक्लूडिंग समझेंगे कि हाँ भाई द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। पॉइंट समझे? इसके बाद उठ के ये सीधा आ जाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई राइट्स नहीं, कुछ नहीं लिखा। फिर लिखा फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा देश जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। बिना प्रेसिडेंट पढ़े, ना गवर्नर पढ़े, ना प्राइम मिनिस्टर पढ़े, ना चीफ मिनिस्टर पढ़े, ना सेंट्रल मिनिस्टर्स पढ़े, ना लोकसभा पढ़े, ना राज्यसभा पढ़े, ना लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़े, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़े, ना विधानसभा पढ़े, ना विधान परिषद पढ़े, ना लोकसभा पढ़े, ना राज्यसभा पढ़े। बेटा ये बताओ कि फेडरलिज्म में क्या दिक्कत है? ये तो ना इंसाफी है। देख रहे हो विनोद? विनोद देख रहे हो? गलत है। और आपको लगता कि हाँ भाई ये ठीक हो रहा था, इसके बाद वाली लाइन देख लीजिए: devolution of powers and finances up to the local levels and challenges therein। मतलब सेंटर स्टेट से सीधा आप जरा सरपंच के पास पहुंच जाओ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का समय आ गया है। तो मतलब सरपंच पढ़ो, जिला पढ़ो, पूरी पंचायत की सीरीज लगा के बैठ जाओ यहीं पे, दूसरे लाइन पे है। ठीक है? और उसके बाद तो आप देखोगे कि इसमें दो अलग अलग सिलेबस के पार्ट्स हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्होंने साथ में चिपका दी। मैं मानता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साथ ही में चिपका दोगे। ठीक है? यस। अब आप तीसरा सिलेबस का पॉइंट देखिए। सबके लिए स्टक हो रहा है, दो चार लोग के लिए हो रहा है? नो स्टक, रिफ्रेश करिए। थर्ड,
सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, यहां तक तो ठीक था। अब ये कहानी क्या है? डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यहीं चिपका दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्लियामेंट, मंत्री और जुडिशरी, तीनों को अपनी जगह दूर रखो और तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं। पहले ये तो बता दो तीनों हैं क्या, पहले ये तो बता दो तीनों आते कहां से हैं, करते क्या है, फिर समझेंगे ना कि अलग अलग कैसे रखना है। मैं पहले ही आपको ज्ञान दे दूं सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिना आपको बताए कि भाई पार्लियामेंट में होता क्या है, जुडिशरी में होता क्या है, ये तो गलत है। और उसके बाद ना सर ना पैर, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब लोक अदालत में यही पढ़ा, बिना सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए, आर्बिट्रेशन सेंटर्स में यही पढ़ा दो, ट्राइब्यूनल्स में यही पढ़ा दो, बिना जुडिशियल सिस्टम समझे ना लीगल सिस्टम समझे, ट्राइब्यूनल्स में यही चिपका देता हूं। सही बात है? नहीं है बिल्कुल सही बात। और उसके बाद पता नहीं कहां से घूम फिर के डाल दिया इन्होंने, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज। अरे पहले इंडियन स्कीम तो पढ़ लो, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे, या फिर इनको सबके साथ मर्ज करके पढ़ो कि जब जुडिशरी कर रहे हो तो कंपेयर कर लो, पार्लियामेंट कर रहे हो तो कंपेयर कर लो, या तो सब पढ़ लो उसके बाद कंपेयर करो। दोनों तरीके सही है। मैं पहला वाला लगाऊंगा लेकिन वो मेरा तरीका है। लेकिन बीच में कहां से शुरू कर दूं मैं? जुडिशरी पता नहीं क्या करती है और जाके पढ़ने जा रहा हूं कि यूके और इंडिया की जुडिशरी में फर्क क्या है। यस, दिक्कत। अब देखो, एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अब क्लियर कट लिख दिया, अब जाके लिखा लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these, ये यहां लिख दिया। पूरी राम कहानी खत्म हो गई। अब पूछ रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट भी पढ़ के दिखा दो। फिर जगह कम पढ़ने लग गई तो छठे पॉइंट पे लिख दिया कि अब मंत्री, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ में पढ़ो, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, फिर एक डैश लगा दिया और उसके बाद लिख दिया मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अरे भाई वो तो एग्जीक्यूटिव है। और फिर पता नहीं कहां से उनको क्या सपना आया, लिख दिया प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटिक्स। मतलब अरे भाई थोड़ा तो रहम कर लो हम पर, ये क्या चल रहा है? मतलब मैं आपको जुडिशरी पढ़ा रहा हूं, फिर एकदम से ब्रेक लगा के मैं बताऊंगा कि हाँ भाई बिजनेस क्या रोल होता है, स्टूडेंट यूनियन का क्या रोल होता है, फार्मर ग्रुप्स का क्या रोल होता है। सर पैर नहीं पता। ऊपर आपको बोला कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर पढ़ लो, फिर एक पॉइंट के बाद इंडिया का इलेक्शन लॉ लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अरे साथ में कर लेते कि भाई लेजिस्लेचर्स और इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एक साथ पढ़ो कि भाई चुनाव होते कैसे हैं, संस्थाएं क्या हैं, चुनावों में दिक्कत क्या है। उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमें अलग से पढ़नी है और फिर बाकी बॉडीज हमें अलग से पढ़नी। अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स दिख नहीं रहा है, लेकिन मेंस में तो वो कूट कूट के पूछते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मैं फंडामेंटल राइट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में पढ़ूंगा। मतलब यहां मैं SC/ST राइट्स पढ़ूं अलग से और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मैं यहां से अलग से पढ़ूं। पढ़ना तो एक टाइम पे चाहिए, एक साथ में चाहिए, आगे मामला और खराब होने लगता है। अब यहां लिखा है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस अदर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। अब यहाँ वो मीन्स में पूछते हैं कि भाई सेबी और IRDA का मर्जर कर दो। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोनों को मर्ज कर। अरे भाई ये पॉलिटी है या गवर्नेंस, हमें तो बता दो। मतलब यहां से संगम शुरू होता है पॉलिटी और गवर्नेंस का।
ठीक है, यहां से संकेत होता है पॉलिटी और गवर्नेंस का। उसके बाद ये कहानी शुरू करते हैं। अब देखो कितना रैंडम सा सिलेबस, मतलब ये वाली लाइन जो पूरे पॉलिटी के सिलेबस के लिए काफी है, और ये वाली लाइन जो पूरे गवर्नेंस के सिलेबस के लिए काफी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation। सिंपल भाषा में, इस देश में विकास के लिए हमने जो भी किया है उसके लिए हमने क्या नीतियां लगाई और उसमें हमें क्या दिक्कतें आई। तो बचा क्या? क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा विकास की तो बात हो गई, लेकिन जो लोग विकास में काम करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करते हैं, एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, और फिर वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, ये सब, ये क्या साथ में, ये प्रेशर ग्रुप्स के साथ में नहीं होना चाहिए था? ये मतलब ये प्रेशर ग्रुप्स यहां नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना? एक साथ पढ़ लेते। डेवलपमेंट अलग से बोलने के बाद ये कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्कीम्स एंड द center and the states and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies for the protection and the betterment of these schemes of these vulnerable sections। अरे भाई, जब यहाँ वल्नरेबल सेक्शन लिख रहे हो, यहाँ बॉडीज लिख रहे हो, यहाँ इंस्टीट्यूशंस लिख रहे हो, तो फिर यहाँ बॉडीज काहे लिख रहे हो, यहाँ राइट्स अलग से काहे पढ़वा रहे हो? एक साथ हमें क्लब करके पढ़ना पड़ेगा। यही यूपीएससी आपसे चाहता है कि पहले सिलेबस समझना सीखो, पहले सिलेबस अपने आप रीऑर्गेनाइज करो, ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि अब बताओ issues relating to the development and the management of social sector relating to education, health, human resources, ये अलग से पढ़ो। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? जब एजुकेशन यहाँ लिख दिया तो पीवाई क्यू देखते हैं तो समझ में आता है अरे ये तो पॉपुलेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो वही लिख देते, ज्यादा आसान होता, ठीक है? फिर कहते हैं पॉवर्टी एंड हंगर, जो थोड़ा सा पेपर 1 में है तो थोड़ा सा पेपर 3 में है। पेपर 3 में फूड एंड बफर स्टॉक्स है, पेपर 1 में हंगर है, पेपर 2 में पॉवर्टी एंड हंगर है। कुछ भी चल रहा है। पेपर 1 में ग्लोबलाइजेशन है, पेपर 3 में लिबरलाइजेशन है, पेपर 2 में डेवलपमेंट प्रोसेसेस के नाम पे वो आपसे एलपीजी का इम्पैक्ट पूछते हैं कि भाई 25 साल हो गए एलपीजी को, बताओ हमने क्या क्या किया है। तो मैं एलपीजी 3 बार पढ़ूं? ये क्या तरीका हुआ भाई? उसके बाद देखो 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 इनकी नियत देखो, important aspects to governance, transparency, important aspects of governance, transparency and accountability। उसके बाद randomly ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन और क्या पोटेंशियल है। फिर रैंडम अदर टॉपिक, सिटीजन चार्टर। अब जब इधर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लिख दिया है तो दोबारा क्यों लिख रहे हो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स? अरे एक ही चीज एक ही जगह 2 बार लिखी है भाई। ठीक है, और सब खत्म हो गया। यहां बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब मुझे यहाँ यूपीएससी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज अलग से दिया है। और इस टॉपिक का पर्यायवाची आपको पेपर 4 में आधा मिलेगा, सेम टॉपिक्स। और उसके बाद आपका आईआर शुरू होता है, India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global groupings,
and agreements involving India or affecting India's interests. अरे भाई बाइलैटरल तो नेबरहुड में भी आ सकता है, रीजनल और नेबरहुड में क्या फर्क है ज्यादा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, आहा क्या अंग्रेजी है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स। भाई इसमें और पहले के दो लाइनों में क्या फर्क है। और फिर सिलेबस घुसेड़ना था तो साइड में लिख दिया इंडियन डायस्पोरा, कि हमारे देश के लोग जिन्होंने स्वदेश नहीं देखी वो वहीं के वहीं रह गए। और फाइनली important international institutions, agencies and fora, the structure and mandate। तो भाई मुझे इस पूरे के पूरे पेपर 2 को तो बेस बनाना है, लेकिन इस ऑर्डर में तो नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। तो मतलब ना मैं अपना सिलेबस प्री के हिसाब से कर सकता हूँ, ना मैं अपने पढ़ाई मेंस के हिसाब से कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना मुझे यही दो चीजें हैं। तो मेरे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कि मैं अलग अलग करूं कि भाई पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नेंस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है और आईआर क्या है। सबसे पहले तो ये करूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि ये बाकी के सिलेबस में कहीं मेल खा रहा है क्या, कहीं सोशल जस्टिस से कोई रिलेटेड टॉपिक्स मुझे कहीं और दिख रहे हैं क्या। फिर मैं एक फाइनल पैटर्न बनाऊंगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टॉपिक के साथ इस टॉपिक को पढ़ना है। और फाइनली मैं अपने हिसाब से इजी से टफ, बेसिक से एडवांस्ड एक करिकुलम डिजाइन करूंगा। यस, वेलकम टू टीचिंग पेडागोजी 101। ये 10 साल ऑफलाइन भाजीराम पढ़ाने का फायदा है बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे समझ में आया, क्लियर। तो यहां से शुरू करेंगे और यहाँ पे आएंगे। तो भाई स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा। स्टेप नंबर 1 ये है कि पहले मैं पेपर 2 ही जरा हटा दूं, पेपर 2 ही मार्क कर दूं। यस, पेपर 2 मार्क कर दूं। तो पॉलिटी में मेरे पास 9 मेंस के पॉइंट्स हैं, यहां से शुरू होते हैं और अप्रोक्सीमेटली यहां तक खत्म होते हैं। करेक्ट, यस और नो, सही बात है, हमने समझा था। और यहां से हल्का हल्का गवर्नेंस शुरू होता है। और गवर्नेंस मतलब सरकारी प्रॉब्लम और सरकारी सॉल्यूशन का एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम का सरकारी सॉल्यूशन या सरकारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एनालिसिस, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं। तो फिर मेरे ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, गवर्नेंस एंड रिलेटेड टर्म्स और सिविल सर्विसेज, ये मेरा साथ में आ जाएगा। करेक्ट। तो मेरे गवर्नेंस के ये 4 पॉइंट बन गए। तो मेरा बेसिकली पॉलिटी यहां खत्म हो रहा है। यस, ये 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 और ये मेरा गवर्नेंस है। करेक्ट, ये मेरा पॉलिटी है, ठीक है। और फिर ये 3 पॉइंट्स मेरे सोशल जस्टिस के और ये 4 पॉइंट्स आईआर के। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, तो वल्नरेबल सेक्शंस, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, डिसेबल्ड, कास्ट, ट्रांस, यही तो है। यस और नो, बस। तो इनसे रिलेटेड मेरे कानून, मेरे इंस्टीट्यूशंस, मेरे पॉलिसीज, मेरे मैकेनिज्म्स। अब जब मैं ये पढ़ रहा हूँगा, इसको मैं मर्ज करूंगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से,
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से, और इनसे फंडामेंटल राइट्स जो निकल के आती है एक जगह पे। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन पॉलिसी, ये मेरे टॉपिक निकलते हैं सोशल जस्टिस, और पॉवर्टी और हंगर मेरा स्टैंड अलोन टॉपिक है, ठीक है। सिमिलरली आईआर क्लियरली एक जगह दे रखा है, तो 1 2 3 4 मेरे नेबरहुड के रिलेशंस, ग्रुपिंग्स, पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड, डायस्पोरा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी सही तरीका नहीं है, बट मैं अभी तो सेग्रीगेट कर रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ कि अच्छा इस हिसाब से मेरा 12वां, 13वां और 14वां ये मेरे सोशल जस्टिस हो गया, और 17, 18, 19 और 20 ये मेरा आईआर हो गया, करेक्ट। तो चलो भाई, एक काम तो हुआ, सिलेबस तो बटा मेरा। अब ये भी देख लूं कि भाई बाकी जगह कुछ सिमिलर है तो एक ही बार एक ही तरह से पढ़ के खत्म करते हैं, अलग अलग हाथ पैर मारने की क्यों जरूरत है? एक ही चीज 3 बार अलग तरीके से क्यों पढूं? एक ही बार पढूं, एकदम सीधी लाइन खींच के पढूं और खत्म करूं। तो ये भी देख लेते हैं भाई। स्टेप नंबर 2, बहुत ध्यान से देखना, ये है गवर्नेंस पेपर 2 और पेपर 4 का ये है 30%, एथिक्स इन गवर्नेंस। हमेशा इसको साथ में किया जाता है। अब समझो क्यों, ठीक है। चौथा पॉइंट देख रहे हो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। यस, यहां का पहला पॉइंट देखो, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चीजें साथ में नहीं पढ़नी चाहिए अंडर द लार्जर हेडिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। यस, तो मैं एक ही जगह पे सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, उसका फिलोसॉफिकल रीजन, उसका रोल, उसके वैल्यूज, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, सब एक जगह पढ़ के खत्म करता हूं ना। आधा पेपर 2 का, आधा पेपर 4, एक शॉट में खत्म, करेक्ट। यस, अब यहां देखो, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, इनके applications, models, successes, limitations and potential, citizens charter, transparency and accountability and institutional and other measures, लिखा है। अब चुपचाप लाइन खींच के देखो, ये आधा यहां जा रहा है और आधा यहां जा रहा है। यहाँ लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, यहाँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, यहाँ वो ट्रांसपेरेंसी कहते कहते थक गए, करेक्ट। आरटीआई लिखा है, वो हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, सिटीजन चार्टर, एग्जैक्टली यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। Quality of services against citizens charter, work culture, public fund utilization और corruption। यहाँ पे देखेंगे accountability, ethical guidance, strengthening of moral values, ethical issues in IR, funding, corporate governance, ये सब तो governance का issues हैं। तो फिर इन सब को मैं एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के एक लार्जर अम्ब्रेला में डालूं और मैं कहूं इसको मैं बोलूंगा गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस की आड़ में मैं ये भी पढ़ूंगा और ये भी पढ़ूंगा एक बार में।
अलग अलग क्यों माथा फोड़ना? यस, अंडरस्टूड, मेक सेंस, एग्जैक्टली। जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो होके भी नहीं हो पाते, ठीक है? ध्यान दीजिएगा जरा इस पर। एक तो जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो होते हुए भी नहीं होते हैं और नहीं होते हुए भी होते हैं। और ऐसा एक रिश्ता है सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज। ध्यान देना, ठीक है भाई? यहां लिखा है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। अरे भाई, आंट विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ए पार्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस? तो जब मैं विमेन करूंगा तो एक बार में करता हूँ ना पूरा का पूरा वुमेन सेक्टर का क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन हैं। हाँ, यहाँ लिखा है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, यहाँ लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक बार में करता हूँ। यहाँ लिखा है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, यहाँ लिखा है पॉवर्टी एंड हंगर। यस, और इन सब का लार्जर इम्पैक्ट कहाँ होता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से और सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म की वजह से। अब ये ध्यान से समझना, वल्नरेबल सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट का प्राइमरी पर्पस तो सोशल एम्पावरमेंट है, और कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें, कुछ बड़ी चीजों को अंजाम दे जाती। इन तीनों शब्दों में आपको थोड़ी पॉलिटी भी दिखेगी और इंटरनल सिक्योरिटी भी दिखेगी। तो जहां ये खत्म करो वहां उठा लो आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी। ये साथ होते हुए भी नहीं हो पाए, एक जैसे हैं लेकिन सरहद पार है। तो जहां ये खत्म करते हैं, यहां से हम आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं। करेंगे अलग अलग, लेकिन आईआर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा समझ में आती है। क्यों भाई? जब हम इंडिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, इंडिया चाइना पढ़ते हैं, बांग्लादेश पढ़ते हैं, म्यांमार पढ़ते हैं, तो समझ में आता है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, जेएनके इंसर्जेंसी, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यही तो आपका सिलेबस है। जहां गुड गवर्नेंस पढ़ने जा रहे हो, करप्शन पढ़ने जा रहे हो, वहां मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पढ़ोगे क्या? तो इसीलिए मैग्ना कार्टा इंटरनल सिक्योरिटी के बिना किसी काम का नहीं। तो linkages between development and spread of extremism, role of external state and non-state actors, challenges to internal security through communication networks, role of media, social networking sites and internal security challenges, basics of cyber security, money laundering, security challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terror और security forces का mandate। अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी पेपर 2 है, लेकिन शाखाएं बहुत जगह खुली हुई हैं। तो पेपर 2 को बेस बना के हम 35 to 40% प्रिपरेशन इस एग्जाम की इसी से कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो भाई हमारा स्टेप 2 तो हमें समझ में आने लग गया। तो जो हमारा स्टेप 2 था वो अब क्लियर हो गया। यस, तो फिर जरा वो रीढ़ की हड्डी समझ लें, ऑर्गेनाइज कर लें एक ओवरऑल लेवल पे। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ पेपर 2, जिसमें हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस। पेपर 2 के 4 पार्ट्स हैं: पॉलिटी,
गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। हम पार्ट 1 और 2 को साथ में लेके पढ़ेंगे, लेकिन 2 नंबर के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, एथिक्स इन गवर्नेंस। तो फिर मेरा क्या हुआ? पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस एथिक्स इन गवर्नेंस। यस। सोशल जस्टिस, अब कह रहे हो तो लगे हाथ सोशल इश्यूज भी निपटा लो ना। तो दूसरा क्या हुआ? सोशल इश्यूज प्लस सोशल जस्टिस। करेक्ट। आईआर आपका तीसरा और इंटरनल सिक्योरिटी आपका चौथा। एफिशिएंटली आपने सिलेबस को अपने हाथ में कर लिया। अब सबसे मुश्किल काम ये आप भी कर सकते थे। अब इसमें आपको मेरी थोड़ी सी जरूरत है। क्या जरूरत है? कि अभी भी हमारे टॉपिक्स ठीक से अरेंज नहीं हुए, कि कहां से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे, वो सर पैर नहीं बैठ पा रहा है। सही बात है कि नहीं? यस। तो भाई उसको भी सॉल्व कर देते हैं। जरा स्टेप 4 पे चल लेते हैं। तो स्टेप 4 में क्या है हमारे पास? ये 4 चीजें हैं। रिस्ट्रक्चरिंग, कि मुझे पॉलिटी भी पढ़ना है, मुझे गवर्नेंस भी पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है कि एक तीर से दो निशाने, और मुझे उसको एक बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ना है, एक इंक्रीमेंटल तरीके से पढ़ना है। सही बात है कि नहीं? यस। वेरी गुड। फिर ऐसे पढ़ते हैं ना, 13 थीम में डिवाइड करते हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड पॉलिसी, कि भाई लॉ क्या है, पॉलिसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, किस तरह के कानून होते हैं, किस तरह के लीगल सिस्टम्स होते हैं, देश का लेआउट कैसा है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं, प्रेसिडेंट से लेके सरपंच तक सब सामने तो दिखे। ब्रॉड लेवल पर कानून पास कैसे किए जाते हैं, हमारे देश की संवैधानिक हिस्ट्री क्या रही है। करेक्ट। उसके बाद आपने देखा ही होगा, अगर इतनी बड़ी जमीन है जिसमें से मैं आपको बोलूं कि इतना हिस्सा आपका है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इस हिस्से में बाउंड्री करोगे, फिर बोलोगे कि इस हिस्से में रहता कौन है, फिर बोलोगे कि यहाँ के रहने वाले लोगों की क्या अधिकार है, फिर बोलोगे कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर आप बोलोगे कि इनको हमारे लिए क्या करना है। यही तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है भाई। पार्ट 1 टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई ऐसे ही करते हैं। थीम 1 इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड पॉलिसी, थीम 2 टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, थीम 3 प्रीएम्बल राइट्स ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी प्रीएम्बल में भी है, राइट्स में भी है, ड्यूटीज में भी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो साथ ही पढ़ते हैं ना, प्री में भी सवाल साथ ही में आते हैं, तो अलग पढ़ के क्या कर लो। ठीक है। फिर जिंदगी में कंपैरिजन में चीजें हमेशा ध्यान रह जाती हैं, है ना। तो जब एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो, ढांचा तो हम पहले ही समझ चुके हैं सेंटर और स्टेट का क्या होता है थीम 1 में। अब उस ढांचे पे हम डालेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। तो भाई थीम 4 में प्रेसिडेंट पढ़ो, कंपैरिजन में गवर्नर पढ़ो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ो। एक ही बार में प्री और मेंस दोनों के टॉपिक साथ साथ, ज्यादा याद रहेगा। एग्जाम में भी सिलेबस ऐसे ही है। उसके बाद ये जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ एक जगह पर,
कि इलेक्शन से रिलेटेड सब कुछ, इलेक्शंस और हाउसेस से रिलेटेड सब कुछ यहीं पढ़ेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म यहीं पढ़ेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन यहीं पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन यहीं पढ़ेंगे, डिलिमिटेशन यहीं पढ़ेंगे, पार्लियामेंट यहीं पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, प्रोसीडिंग्स, बजट, सब कुछ, पार्लियामेंट्री कमेटी, सब कुछ एक जगह। सही बात है कि नहीं? यस। और जुडिशरी और डिस्प्यूट रिड्रेसल या जुडिशरी एंड जुडिशियल सिस्टम्स एक जगह पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सब एक जगह पढ़ेंगे। अब लेजिस्लेचर पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, जुडिशरी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि कहां कहां अलग रहना है और कहां कहां इनको एक दूसरे पे नजर रखनी है। अब एक लेयर पूरी हो गई, तो अब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पढ़ते हैं। इसमें आपका इमरजेंसी भी आ जाता है। सेंटर ही तो आपकी पावर खींचता है स्टेट से, इमरजेंसी। यस, क्लियर? अब जब सेंटर स्टेट हो गया, LEJ हो गया, अब जरा सरपंचों के पास चलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर सिविल सर्विसेज एक बार, ठीक है? फिर बची कुछ बॉडीज सेक्टोरली, और फिर आपका गवर्नेंस, डेवलपमेंट पॉलिसी, डेवलपमेंटल नॉन स्टेट एक्टर्स और गुड गवर्नेंस। इसमें आपके वो प्रेशर ग्रुप भी जुड़ जाते हैं। गुड गवर्नेंस में आपका पेपर 4 भी जुड़ जाता है। सिविल सर्विसेज में भी आपका पेपर 4 जुड़ जाता है। सही है कि नहीं? यस। और इसमें हम तड़का लगाते हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का। मतलब अगर फेडरलिज्म कर रहे हैं तो कंपेयर कर लेंगे दुनिया भर में फेडरलिज्म होता कैसे। यस। जुडिशरी कर रहे हैं तो दुनिया भर में समझ लेंगे जुडिशरी होता कैसे। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये ज्यादा सही तरीका है। यस। इससे आपको क्लोजर मिल जाएगा कि हाँ भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल कैसा है। पहले पढ़ तो लो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आगे देखिए। ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो भाई ये आपका ताजा ताजा मॉड्यूल 1 तैयार हो गया। सिमिलरली सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज को हमने साथ में जोड़ा, क्लोज किया, और 5 बड़ी सिंपल थीम बना दी। सोशल सेक्टर्स में हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें पॉपुलेशन और स्किल डेवलपमेंट, और ये पॉपुलेशन पेपर 1 में जुड़ जाता है। सोशल एम्पावरमेंट और वल्नरेबल सेक्शंस को एक साथ पढ़ लिया। इसको लिंक करते हुए पढ़ा हमने पॉलिटी के बॉडीज और राइट्स से। यस। फिर पॉवर्टी एंड हंगर यहाँ का, और आपका पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इशू यहाँ का एक साथ जोड़ दिया। यहाँ थोड़ा सा पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक टॉपिक आता है, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। वो भी हम यहीं खत्म कर लेते हैं एक बार, अलग में नहीं जाते। ठीक है? क्लियर? और जब हमने स्पेसिफिक चीजें पढ़ ली, आप देखो, आप यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ रहे हो, इसीलिए यहाँ खत्म करके जब यहाँ शुरू करते हो तो आप अभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज ही पढ़ रहे हो। आप पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर गुड गवर्नेंस पढ़ रहे थे, अब आप गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर हेल्थ एजुकेशन पढ़ रहे हो, तो वो लिंक बना रहता है। और उसके बाद थीम नंबर 4 और थीम नंबर 5 आप यहाँ क्लोज कर सकते। ठीक है भाई? सोसाइटी क्या है, कैसी है, न्यूक्लियर वर्सेस जॉइंट,
सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। और जो 3 शब्द हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, यहाँ से खुल जाता है। सेक्युलरिज्म थोड़ा सा हम पॉलिटी से लिंक करके करेंगे, रीजनलिज्म थोड़ा सा पॉलिटी और फेडरलिज्म से लिंक करके करेंगे, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म को हम इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक करके करेंगे, है ना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रीजनलिज्म का प्रॉब्लम है, JNK में रीजनलिज्म का प्रॉब्लम है, सेक्युलरिज्म का इशू है, कम्युनलिज्म का इशू। तो पढ़ना तो सब साथ में ही पड़ेगा, नहीं तो क्या फायदा, ठीक है। ये क्लियर है, गुड। और IR के इस सिलेबस को 4 बेसिक थीम में डिवाइड करते हैं। पहले जरा IR होता क्या है, फॉरेन पॉलिसी की टर्म्स क्या हैं, बनती कैसे है, क्या इफेक्ट होता है, कौन बनाता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, ये तो सीख लें पहले। उसके बाद घुसेंगे कि हाँ भाई, हमने नेपाल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिया, बताओ सही किया कि नहीं किया। अरे पहले फॉरेन पॉलिसी तो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, है ना। उसके बाद हम सीधा उठाते हैं कंट्रीज। शुरू करेंगे हम अपने पड़ोस से, फिर दूर के पड़ोस से, फिर जहां हमारे पड़ोस में भी ना हो लेकिन रिश्ते बड़े अच्छे। तो पहले हम करेंगे इमीडिएट नेबरहुड, फिर थोड़ा सा म्यांमार, थोड़ा सा जापान, फिर थोड़ा और कूद ही मारेंगे अफ्रीकन यूनियन, फिर हम बोलेंगे कि फ्रांस, फिर बोलेंगे जापान, फिर बोलेंगे US, फिर बोलेंगे रशिया, फिर बोलेंगे UK। तो बाहर की तरफ देखते रहे, फिर सारे इंस्टीट्यूशंस एक बार में उठाएंगे, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, UN से लेके सार्क तक, G20 से लेके ब्रिक्स तक, सब एक लाइन से, जो रेलेवेंट है। और फाइनली ये मेरा फेवरेट है भाई, ग्लोबली कुछ ना कुछ तो कोई थीम्स चल रही है ना। न्यूक्लियर का इशू है, डिसआर्मामेंट का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, या ह्यूमन राइट्स का इशू है। इनसे रिलेटेड हमें थीमेटिकली भी तो पढ़ना पड़ेगा एक आध बार लाइफ में, तो वो भी कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसी पे, आपके पास 2 पन्ने होने चाहिए कि नहीं, बस, ठीक है, 2 पन्ने, ना ज्यादा ना कम। सिमिलरली भाई, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहां से शुरू करते हैं। फिर बोलते हैं कि रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इसमें और इसमें फर्क है, ये तो दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा, ये लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स का फायदा उठा के गड़बड़ करते हैं, तो ये भी इंटीग्रेटेड है। फिर इनके इश्यूज हमारे बॉर्डर से रिलेटेड बहुत है, तो ये भी इंटीग्रेटेड है। और फिर पूछ रहे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें उन्होंने आज तक एक सवाल नहीं पूछा। मतलब कोई सर पैर नहीं बनाया सोच सोच के, राइट। तो भाई शुरू करते हैं, नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है, क्या की टर्म्स हैं, कैसे बनती है, कौन बनाता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं ना। यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। फिर जितने भी हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स और चैलेंजेस हैं, वो एक लाइन से खत्म करते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में नक्सलिज्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया, JNK हो गया, टेररिज्म हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग, जितना भी जो भी इश्यूज हैं वो एक जगह कवर करते हैं, इश्यूज। उसके बाद ये इश्यूज साइबर सिक्योरिटी और मीडिया से क्या रिलेशन रखते हैं, वो अलग से कवर करते हैं। और फिर हमारे पूरे इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या पॉलिसी है, क्या कानून है, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं,
क्या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एक साथ पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ आपका यूएपीए एक्ट हो गया, आपका मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, 10 तरह के कानून हैं। यहाँ हम पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो भी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी फ्रेमवर्क है वो भी देखते हैं, लेकिन एक जगह। समझ में आया? ऐसे होती है पढ़ाई। तो अगर मैं इन चारों मॉड्यूल्स को साथ में जोड़ दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज माय ऑनर and my singular privilege to present before you the Magna Carta Foundation course 2024. ठीक है? क्लियर? समझे? अब every theme is going to be divided into topics. Topics may be divided into subtopics. एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? चलो ये वाली थीम पकड़ते हैं, ठीक है? सपोज मॉड्यूल 1 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, थीम 2 टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। ठीक है? क्लियर? अब टॉपिक 1 डायमेंशंस ऑफ टेरिटरी। टॉपिक 2 टेरिटरी पॉलिसी, constitutional and legal provisions. Topic 3 reorganization of states. बस. Topic 4 dimensions of citizenship. Topic 5 citizenship policy, constitutional and legal provisions. Topic 6 rethinking citizenship policies / laws. ठीक है? ये प्री प्लस मेंस, ये मेंस, ये प्री प्लस मेंस, ये मेंस। अब इसमें बनेगा सब टॉपिक नंबर 1 शुड देयर बी smaller states better than bigger states. Second, should we reorganize India completely? मेंस का टॉपिक। ये सब कुछ टेरिटरी आपके 2 से 3 पेजेस में, सिटीजनशिप आपके 2 से 3 पेजेस में। इसके बाहर ना एग्जाम आएगा। समझ में आया? ऐसे होता है। ये आपके कंसोलिडेटेड नोट्स जो आप मेरे साथ क्लास में बैठ के बनाएंगे, ठीक है? पीपीटी रहेगी केस स्टडीज के लिए, जहां जहां मुझे लिखना होगा मैं लिखूंगा, जहां मुझे पीपीटी दिखा के समझाना होगा मैं वहां समझाऊंगा। यही कम्युनिकेशन रहेगा। अंग्रेजी भारी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्रजातंत्र और राजतंत्र और संविधान और अनुच्छेद, ये नहीं हो पाएगा। मेरे से माफ कर दीजिएगा, क्योंकि गणतंत्र में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया दिक्कत है, ठीक है? अगर आप 2024 में रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर नहीं कर रहे हैं 2025 के लिए कर रहे हैं तो भी आपका बेस बन जाएगा। लेकिन अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने बहुत देरी कर दी, आपको 1991 में ही शुरू कर देना चाहिए था, ठीक है, बहुत देरी कर दी आपने। तो ये आपका मैग्ना कार्टा का एक्चुअल मॉड्यूलर बेस सेटअप है। अब जरा टाइम टेबल समझ लीजिए ये होता कैसे, हम क्यों करेंगे। आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी, 4 मॉड्यूल्स हैं, पॉलिटी, सोशल इश्यूज एंड जस्टिस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल इश्यूज एंड जस्टिस, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। सितंबर के महीने में हफ्ते में 3 क्लास होगी, 11 बजे से 2 बजे तक, और अक्टूबर से जनवरी तक आपकी हफ्ते में 5 क्लास होगी, वेडनेसडे से संडे तक, ठीक है, 3 घंटे की और 3 घंटे की। टोटल मुझे ये चारों मॉड्यूल खत्म करने में 270 से 280 घंटे लगेंगे, जो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर, गुड। ये कोर्स शुरू होगा 15 सितंबर अगले फ्राइडे से। आज ओरिएंटेशन क्लास थी, आज आप समझ गए हैं, और ये कोर्स खत्म होगा आपके रिपब्लिक डे पर, ठीक है, रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर इस कोर्स की समाप्ति होगी, ठीक है, क्लियर ऑन दिस, गुड। बस इतना आसान है और कुछ नहीं। तो बस अब अगले फ्राइडे को हम चुपचाप थीम 1 टॉपिक 1 से शुरू करें, ठीक है, क्लियर ऑन दिस। अब जैसे एप्पल का इकोसिस्टम होता है वैसे ही हमारे मैग्ना कार्टा का इकोसिस्टम होता है। तो ये आपका पेड कोर्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है प्री और मेंस के लिए, और आज के बाद से मैग्ना कार्टा के कोई भी क्रैश कोर्सेज पेड नहीं होंगे। प्री के पहले मैं आपको 25 से 30 क्लास में, मैक्सिमम 20 से 25-30 क्लासेस में, या एक्चुअली 25 से 30 आप समझो 40 से 50 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपको पूरे के पूरे ये सब्जेक्ट जो भी प्री के लिए रेलेवेंट है वो मैं करा दूँ। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का प्री से कोई लेना देना नहीं, आईआर का प्री से बहुत कम लेना देना है, सोशल इश्यूज का प्री से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो जितना भी पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर अगले प्री के लिए 40 घंटे में मैं आपकी तैयारी मार्च के महीने में करा दूंगा, ठीक है। जैसे मृणाल सर का विन सीरीज होता है वैसे ये मैग्ना कार्टा होता है, ठीक है। 3 सालों से कर रहा हूँ, 4 सालों से कर रहा हूँ, 80% सवाल प्री के यहीं से हो जाते हैं। और मैग्ना कार्टा मेंस इस साल जो पेड था वो अब अगले साल से पेड नहीं होगा। उसमें मेंस के लिए पूरा का पूरा कि अच्छा ये रेलेवेंट रहा है, इसके 2 पेजेस डेटा अपडेट करके आपका मैं मैक्सिमम 40 से 50 घंटे में आपका मेंस का भी रेडी करवा दूँ, ठीक है। ये एक तरह से ये विन सीएसपी प्रीलिम्स होती है, ये मैग्ना कार्टा प्रीलिम्स है, ये मैग्ना कार्टा मेंस है। ये दोनों के दोनों फ्री होंगे, अब ये यूट्यूब पे होंगे या स्पेशल क्लास पे होंगे, ये समय बताएगा, क्योंकि अनअकैडमी में समय का किसी को नहीं पता, ठीक है। अब ऑब्वियसली प्री के पहले रेलेवेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, सारी स्कीम, सारे बजट्स, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी सब हम इंटीग्रेट करके चलते हैं। ये ढांचा यहाँ बनेगा और इस ढांचे का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सेलेंट। अब 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए,
क्लियर? ये समझ गए? गुड. टेक अ 5 मिनट ब्रेक प्लीज. सबसे पहले आप संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप 3 तरीके से अपने पास रख सकते हैं. सबसे पहला तरीका है कि आप लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स पे क्लिक करिए, फिर मेन्यू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लिक करिए और एक सिंगल पीडीएफ डाउनलोड करके रख दीजिए. ये सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है. साल में 2 बार अपडेट होता है. एक बार मई में अपडेट होता है और एक बार नवंबर में अपडेट होता है. ये पीडीएफ आप अपने डिवाइसेस पे सेव करके रख सकते हैं. पहला तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फोन पे कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है. तीसरा, इसे हम कानून की भाषा में बैरैक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? बैरैक्ट. बैरैक्ट का मतलब सिर्फ एक ऐसी किताब जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिखे हों, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. ठीक है. आप ये किसी भी पब्लिकेशन की खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आप रख सकते हैं. ठीक है. इन तीनों में से कोई भी एक आप करें बस. ठीक है. दूसरा दो एनसीईआरटीज जब जब मैं बोलूंगा तब तब उस एनसीईआरटी का वो चैप्टर आप पढ़ें. पहले से अपना दिमाग लगा के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा इधर उधर मामला जा सकता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है. प्री में लाइन बाय लाइन उठ के प्री के सवाल एनसीईआरटी से बनते हैं. ठीक है. तो ये 2 एनसीईआरटी कौन सी है? पहली है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ठीक है. ये दोनों होनी चाहिए. मैं बता देता हूं. ठीक है. तीसरा, जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग कहाँ जरूरत के हिसाब से मेरी बात मानते हैं? या तो अनअकैडमी का जो आपको नोट्स दिए गए हैं पॉलिटी के प्रिंटेड वाले जो भी हैं वो, या फिर लक्ष्मीकांत आप अपने सीने के पास रख सकते हैं. आपको खुजली होगी, आप पढ़ लीजिएगा. दोनों आपको प्री में मदद करेंगे. अनअकैडमी के नोट्स आपको प्री और मेंस दोनों में थोड़ी सी मदद करेंगे. लक्ष्मीकांत आपको ज्यादातर प्री में मदद करेगी, मेंस में इससे कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है. या कम हो पाएगा, कुछ नहीं, मतलब आधा मेंस बच जाएगा. मैं 10 बार बोलूंगा कि रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात कौन नहीं सुनता है. तो आप दोनों में से जो आपको सस्ता लगे, टिकाऊ लगे, दोनों में से एक बस. इसके ऊपर कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनम्रता से विनती है कि और कुछ किताब नहीं रखिएगा. ठीक है. ये 3 चीजें बहुत, जो अच्छी लगे. अगर ये ज्यादा रंगीन सुंदर लगे तो ये पढ़ लीजिए. इसका फॉन्ट साइज आपको ज्यादा लुभाए तो ये पढ़ लीजिए. लेकिन क्लास के साथ साथ वाली चीजें पढ़िएगा. पहले से बॉन्ड बन के क्लास में अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. क्लियर? अब बस, और कुछ नहीं. ना गवर्नेंस में, ना आईआर में, ना इंटरनल सिक्योरिटी में,
ना सोशल इश्यूज में, ना सोशल जस्टिस में। कोई जरूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की, जितना मैं कराऊंगा वो बहुत है। ठीक है। हाँ, आप अगर अनअकैडमी के नोट्स टाइम टू टाइम रेफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं। ये समझ में आया? फर्स्ट सोर्स मैं बताता हूँ आकाश, डोंट वरी। पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का प्योर फॉर्म। या तो लॉ मिनिस्ट्री के लेजिस्लेटिव अफेयर्स के डिवीजन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या अपने मोबाइल फोन में कोई ऐप रख लीजिए, या किताब बेयर एक्ट जो आती है जिसमें सिर्फ बेयर प्रोविजंस दिए होते हैं वो रख लीजिए। पीएम बख्शी है, यूनिवर्सल है, जो आपको अच्छी लगे, सस्ती लगे, सुंदर लगे, टिकाऊ लगे, वो रख लीजिए, बट ये होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? बस। और कोई किताब किसी के हाथ में मुझे दिख गई तो फिर देख लेना। ठीक है, तो अब क्या नहीं करना है? चलो, पहला, ये डीडी बासु खेलना बंद करिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डीडी बासु असल में होती क्या है। आपने आपके एक लेक्चर को पढ़ाने के लिए, ये है मेरी बैरक, ये है मेरी एमपी जैन, ये है मेरी डीडी बासु की 2 वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, ये मेरा काम है, ये मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए हैं, आप उसका आनंद उठाइए। अगर आपको भी उतना ही पढ़ना पड़े जो मुझे पढ़ना पड़ता है तो फिर क्या ही फायदा हुआ। ठीक है, क्लियर? बहुत कम चीजें रेलेवेंट होती हैं, 90% रेलेवेंट नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स में कहीं कुछ चीजों में घुसना पड़ता है, तो वो मैं आपको करा दूँ। ठीक है, दूसरा, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी की किताबें मत खरीदने बैठ जाइएगा। ठीक है, आजकल ये थोड़ा सा इशू रहता है लोगों को, है ना? ये नहीं करना है आपको। हम्म? तीसरा, हाँ, दे आर सूटेबल। ठीक है, ये योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगे पढ़े पीआईबी में दिन भर ढूंढने फिरने के लिए, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ, कोई पॉइंट नहीं। जो आपकी मंथली मैगजीन, जो भी आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़िए, वो बहुत है, उसमें सब कवर हो जाता है। बाकी जो भी एनालिटिकल चीजें हैं, जो भी मेंस के लिए है, प्री के लिए रेलेवेंट है, वो मैं आपके पास, आप मेरे साथ 4 महीने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। और मेंस खत्म होने के बाद एक वाटर डे, वाटर वीक और वाटर मंथ मेरी खुद की मैगजीन भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप, ये करंट अफेयर्स का फ्री प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा। साल भर हो गया, बिजी था, मैं नहीं कर पाया ऑफलाइन सेटअप करने के लिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। इन सब चीजों के लिए अगर कोई नोट्स वगैरह नहीं है अनअकैडमी के तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ। वाटर मंथ एक मंथली मैगजीन है। वाटर वीक जो है वो हर हफ्ते 2 चीजें होंगी, जिसमें आपको पूरे हफ्ते का न्यूज़पेपर में क्या रेलेवेंट है बता दूंगा, और एक इशू जो इम्पोर्टेंट रहा है उसका 360 डिग्री कवर करा दूंगा मैं। और वाटर डे हर दिन में आपको एक न्यू शॉर्टलिस्ट दे दूंगा कि अखबार में से इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, बस। ठीक है, या तो हिंदू को बेस बनाइए और इंडियन एक्सप्रेस हफ्ते भर में छाट लीजिए, एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल, या फिर इंडियन एक्सप्रेस को बेस बनाइए और हर हफ्ते में एक बार हिंदू को छाट लीजिए, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और एडिटोरियल। दोनों में से एक न्यूज़पेपर आपका प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, अगर जान बचती है तो।
नहीं बचती है तो कोई बात नहीं, एक ही प्राइमरी अखबार से काम चल जाता है, उतने ही नंबर आते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी हम लोग का काम। ठीक है, क्लियर? हाँ, कोई भी कर सकता है, आर्टिकुलेट है, विजन है, इनसाइट्स हैं, जो ठीक लगे आपको। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, डन। बस हाँ, हैंड आउट वगैरह आपको क्लास ही में हम बनवाएंगे, और जो देने होंगे मैं आपको डाउनलोड सेक्शन में दे दिया करूँगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, simplicity is the utmost sophistication। जितने सरलता से, जितनी सिंप्लिसिटी से आप पढ़ाई करेंगे, जितने सरकारी तरीके से पढ़ेंगे, जितने मेथोडिकल तरीके से पढ़ेंगे, उतना सही होगा। ठीक है, आप ये वेबसाइट वगैरह से या atismathur.com से, या टेलीग्राम चैनल है मेरा अतीश माथुर ऑफिशियल, वहां से कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुड। कोई डाउट्स वगैरह हैं आप सीधा मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ईमेल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। एक चीज का ध्यान रखना, जब ईमेल लिख रहे हैं आदत डालिए, आप जनरली आप सब लोग इंग्लिश में ही आंसर्स लिखेंगे मेंस में भी, तो जरा पूरे सेंटेंसेस लिखें। डियर सर, हाउ आर यू, ये नहीं चलेगा। ठीक है बाबा, हाउ आर यू। ठीक है, गुड। तो जो आज के हमारे बेसिक एजेंडा था, जो चीजें हमें आज कवर करनी थी, वो सारी की सारी हो गई। क्लास रूल समझ लिए, होली प्रिंसिपल समझ लिए, सिलेबस समझ लिया, मैग्ना कार्टा कैसे चलेगा समझ लिया, सोर्सेज और नोट्स समझ लिया। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों के सवाल हैं, मैं जरा देख लेता हूँ। यस कार्तिक, इट इज सफिशिएंट। Shreya, what is the difference between IRIS, Magna Carta and the ongoing comprehensive course? There is no difference. If you are doing that, then you don't need to do this. आप जल्दी छोड़ देना। For internal security, should I do your ongoing course? आप यहाँ तो कवर होगा ही, तो आराम से कवर करिए आप। थैंक यू कार्तिक। श्रेया, अगर आपका पॉलिटी आपके हिसाब से कवर हो गया तो फिर पॉलिटी छोड़ के बाकी चीजें में ज्वाइन कर लीजिएगा। अमित, कोई डिफरेंस नहीं है, वो उस टाइम पे आएगा तो उस टाइम की से अपडेट होगा, लेकिन दोनों चीजें मत करिएगा। एक IRIS का कोर्स अभी भी चल रहा है, अगर ये कर रहे हैं तो फिर दोबारा से मत करिएगा दिसंबर नवंबर। ओके बेटी। कार्तिक, आई विल डोमिनेंटली बी यूजिंग इंग्लिश ओनली, डोंट वरी। आलोक, इंटीग्रेटेड ही पढ़ाएंगे। फयाज, आपका जवाब दे दिया है मैंने। नोट्स हिंदी मीडियम में नहीं हो पाएंगे बेटा। मंथली मैगजीन मैंने बता दिया है। टेलीग्राम लिंक, जस्ट सर्च ऑन टेलीग्राम अतीश माथुर ऑफिशियल, दैट्स मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स अभी से पढ़िए अगले साल तक, सितंबर से बहुत है। हाँ, मैग्ना कार्टा प्रीलिम्स प्री के पहले होगा वर्षा। आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, सब कुछ हमें क्लास में होता है। ठीक है, शबी, नथिंग एल्स इज नीडेड। लिपि, दिस इज गोइंग टू बी a English batch as you would have witnessed. रिमझिम आपका 2026 में है, तो करंट अफेयर्स 2024-25 से पढ़िएगा। नीलिमा, क्वेश्चन ईमेल करिए। ठीक है, डन। मुकुल का डाउट ही नहीं दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के डाउट्स दिख नहीं रहे हैं, प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आज ही आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस है।
Thank you guys so much. It's a pleasure being with you. Welcome to Magna Carta Foundation. We're going to have a lot of time together. जैसे जैसे courses आगे बढ़ेंगे, I'll make sure that I will interact with all of you personally. Also, we'll set up some meet sessions. वो सब we'll keep that in mind. So don't worry about it. अगली class Friday को है, right? But at least आप सीख गए होंगे कि पढ़ते कैसे हैं. यही आपको जो है अपने बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी जगहों पे भी लगाना है. एक शॉट में ही सारी चीजें क्लियर करके चलो, ठीक है. कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है नुमेर, दोबारा पूछा तो देख लेना, ठीक है. ऑलराइट, thank you, see you guys, have a lovely Sunday, enjoy the match. I believe there's a match. I'm not a cricket fan, but enjoy the match, have a lovely evening, take care, and see you next week on a Friday. What a lovely, what an energetic batch. Good, 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 good. Chaliye. Thank you guys. See you. Bye bye.